नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा किया तो आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल से, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है वहां से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये जो आपकी न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो सारे लीडिंग न्यूज़पेपर से और लीडिंग वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिए जाते हैं और आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, लगातार देखें और रिवीजन करते हुए देखें और उसका महत्तम लाभ अर्जित करें। जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो कर लें आप लोग, क्योंकि यहां पर ही आप लोगों को पीडीएफ की जो पिक्स वगैरह हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। आइए देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, देन आधार 2.0 वर्कशॉप है, न्यू कोविड-19 वेरिएंट है आपका B11529 जो है आपका, और उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। पुरानी योजना है, इसको विस्तार किया जा रहा है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो सबसे पहले हम हेल्थ का इशू जो है आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, जीएस पेपर 2 में हेल्थ है और वहीं से आपका ये लिंक्ड होगा। देखिए, अगर हम हेल्थ की बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है ना। अगर पोषण की बात कर रहे हैं हम, है ना, और जहां पर पोषण है वहीं पर क्या है, कुपोषण भी है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब पोषण रिपोर्ट बताई क्यों जा रही है, क्योंकि वही जो है स्टेटस जाना, जैसे चाइल्ड के संदर्भ में आप चिल्ड्रन के स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी मतलब मोटापा है आपका, है ना, हाइट के हिसाब से वजन कम है, अपना एज के हिसाब से वजन कम है, इस तरीके की चीजें आप देखते होंगे, वही है यहां पर। अब हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी बेसिक चीजें हैं कि जब कोई भी चिल्ड्रन या किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको सबसे पहले ये दोनों चीजें दी जाती हैं। अब पूछा जाता है कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षा है कि स्वास्थ्य है, तो बोलते हैं कि स्वास्थ्य है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, क्योंकि एजुकेशन है। क्योंकि जो माँ होगी उनकी, अगर वो एजुकेटेड होंगी तभी तो वो उसके स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगी। बच्चा खुद से जब जन्म लेगा तो खुद से तो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाएगा, तो उसको हेल्थ और एजुकेशन, कोई भी चिल्ड्रन जिसका बर्थ हुआ है, हेल्थ और एजुकेशन उसको दिया जाएगा तो क्या होगा, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। ठीक है, उसके बाद उसको स्किल दे दी जाएगी, स्किल दे दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज हो जाएगा, उसको रोजगार मिल जाएगा और फिर वो वहीं से ह्यूमन कैपिटल और हमारे देश के संदर्भ में सोशल कैपिटल के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा और फिर नेशनल कैपिटल बनेगा। ये आप जो है ह्यूमन रिसोर्स के पूरे साइकिल को यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका संदर्भ क्या है कि 23 नवंबर 2021 को ये जारी हुई रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत में जो एनीमिया है और जो चाइल्डहुड जो वेस्टिंग है ना, वेस्टिंग जो है उसमें इंडिया ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। आपको पता होगा एनीमिया में वैसे भी हमारे यहाँ 50% जो वुमेन्स है वो एनीमिक है ना। अब देखिए, अगर वो एनीमिक हो गई तो मां ही तो है जो नई संतति को जन्म देती है, तो वहीं से जो है बच्चा कैसा होगा, ये आप पूरी की पूरी चीजों को यहां पर कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ये आपका। अब यहां पर की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, तो की पॉइंट्स में ये बताया गया है, ये जो एनुअल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, जो वैश्विक पोषण रिपोर्ट है, उसके संबंधी लक्ष्यों की दिशा में क्या प्रगति है, किस तरीके से प्रगति का निर्धारण किया जाता है, वो सब इसमें बताया जाता है। इसके आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है कि पुअर डाइट जो है ना, पुअर डाइट्स जो है वो ह्यूमन हेल्थ में और इस पूरी पृथ्वी पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। फिर एसेस किया जाता है, यहां पर मूल्यांकन किया जाता है कि जो पोषण है, पोषण के लिए जो वित्त पोषण है उसका क्या संदर्भ है, उसको भी असेसमेंट किया जाता है यहां पर। ठीक है, और विकास के संदर्भ में जो प्रतिबद्धताएं हैं
है ना, उनके लिए पिछले पोषण पर रिपोर्टिंग का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहां पर आगे देखेंगे आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। तो टोटल जो है यहां पर 160 कंट्रीज से जो यहां पर देखा गया है इसके रिपोर्ट के संदर्भ में, तो बताया गया कि उन्होंने कोई भी जो है अपेक्षित प्रगति नहीं की है ना, और एनीमिया को कम करने के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रयास भी नहीं किया है ना, ये बोला गया है। उसके बाद ये बताया गया कि इंडियन वुमेन्स जो है उसमें आधी जो है, हाफ जो है, 50% जो वुमेन्स है जिनको एज ग्रुप में यहां पर कैटेगराइज किया गया है 15 to 49, वो एनीमिक है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद देयर हैज बीन अ राइज इन एनेमिक इंडियन वुमेन, मतलब 2016 से 2016 से ये बता रहे हैं कि भारतीय महिलाओं में एनीमिया जो है उसकी वृद्धि हुई है। पहले 52.6% महिलाएं जो थी वो एनीमिक थी, और अभी 2020 के डेटा के अनुसार 53% है। ठीक है, भारत भी जो है बोला जा रहा है कि उन 23 देशों में से सम्मिलित है जिन्होंने कोई अपेक्षित जो है प्रगति नहीं की है, पहली चीज। ठीक है, चाइल्डहुड वेस्टिंग जो है वहां पर भी जो प्रदर्शन है वो खराब है। वेस्टिंग जो है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस है, उनका वेट जो है कम होता है उनकी हाइट के संदर्भ में। ठीक है ना, वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। स्टंटिंग क्या होता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि 17% जो है इंडियन जो चिल्ड्रंस है अंडर 5 years ऑफ एज आर अफेक्टेड। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के 17% से अधिक बच्चे इससे प्रभावित है। ये आंकड़ा जो है, ये अगर आप डेटा देखेंगे तो एशिया का जो एवरेज है उससे काफी अधिक है ना। अब वहां पर देखेंगे आप तो 9% ही है चिल्ड्रन, अगर एशिया के संदर्भ में देखेंगे, और एशिया से बहुत ज्यादा डेटा जो है वो हमारे यहाँ है। ठीक है, तो ये आप अपने पास रख सकते हैं कंपैरिजन के लिए। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इंडिया इज ऑफ कोर्स इन मीटिंग 7 of the 13 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो 13 टोटल जो इसमें लक्ष्य डिसाइड किए गए थे उसमें से 7 को पूरा करने में अभी भी अपेक्षित दिशा में कार्यरत नहीं हुआ है हमारा भारत देश। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो डाइट ली जा रही है उसमें सोडियम का इंटेक है ना, दिस इंक्लूड सोडियम इंटेक, रेज्ड ब्लड प्रेशर बोथ मैन एंड वुमेन, है ना, जिसको बीपी बोलते हैं आप। उसके बाद मोटापा, है ना। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है, आप हमेशा सुनते होंगे, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, अगर वो कम भी न्यूट्रिशन है उसमें तो समस्या, ओवर न्यूट्रिशन है तो भी समस्या। ओबेसिटी भी जो है वो कुपोषण के अंदर ही आएगा, मोटापा। ठीक है ना, तो ओबेसिटी जो है एक नया जो है हमारे फूड हैबिट के कारण देखा जा रहा है ये प्रॉब्लम। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों में। डायबिटीज भी देखी जा रही है, और डायबिटीज में तो ये है ही कि 2030 तक जो है हम डायबिटिक कैपिटल बन जाएंगे। और अभी ही जो है आप देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे आदमी को जो है आपको दिखाई देगा कि वो उनको डायबिटीज है। वहां टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि 6.2% जो एडल्ट है जिनकी एज 18 वर्ष और उससे अधिक है, वुमेन्स की बात कर रहे हैं, और जो 3.5% 3.5% एडल्ट मेन है वो ओबेसिटी के से प्रभावित है जो देश में रह रहे हैं। इसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि नो कंट्री इन द वर्ल्ड वाज ऑन कोर्स टू अचीव द टारगेट फॉर ओबेसिटी। तो देश में, कोई भी देश दुनिया में मोटापे से रिलेटेड, जो उसको मोटापे के उन्मूलन से रिलेटेड जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करने में उचित दिशा में किसी भी देश ने प्रगति नहीं की है। और भारत के संदर्भ में बोला जा रहा है कि जो 53 कंट्रीज के संदर्भ में भारत की तुलना की जा रही है, ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट फॉर स्टंटिंग के संदर्भ में यह रिपोर्ट में बताया गया। उन 53 देशों में से भारत भी एक है जिसने स्टंटिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए हैं। बट ओवर 34% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज आर स्टिल अफेक्टेड, इट एडेड, मतलब अभी भी 34% बच्चे ओबेसिटी से प्रभावित है। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि भारत जो है उन 105 देशों के बीच में भी है, ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट ऑफ चाइल्डहुड ओवरवेट, एंड अमंग 53 कंट्रीज ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है, अनन्य स्तनपान बोला जा रहा है, तो उन 53 देशों में शामिल है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उचित मार्ग पर अग्रसर है ना। एब्सोल्यूट जो आपका अफेक्शन, आपने मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ वगैरह स्कीम पहले भी देखी होगी, है ना, वो सब इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत आपकी स्कीम्स है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि 0 से 5 वर्ष के, मतलब जब से बच्चा पैदा होता है, 0 तो कुछ होता ही नहीं है, 5 मंथ
की बात की जा रही है कि आयु वर्ग के लगभग 58% जो शिशु हैं उनको भारत में विशेष रूप से स्तनपान कराया जाता है। तो ये बहुत जरूरी भी है और इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम भी चलाया जाता है ना, और ये बहुत जरूरी भी है हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी है ना किसी भी शिशु की, वही तो देश के भविष्य है आने वाले टाइम पर, ठीक है ना। तो इंडिया डज नॉट हैव एडिक्वेट डेटा ऑन प्रिवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो हमारे पास डेटा ही नहीं कि जन्म के समय कम वजन से संदर्भित। अब यहाँ पर ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है दैट एक्सेलरेटेड ग्लोबल एक्शन इज नीडेड टू एड्रेस द परवेजिव एंड कोरोसिव प्रॉब्लम ऑफ द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो सीधी बात है, यहाँ पर डबल बर्डन जो कुपोषण का दोहरा बोझ है उसके लिए व्यापक और संचारक समस्या का समाधान करने के लिए त्वरित रूप से वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। 2012 की बात करें तो विश्व में जो आपका स्वास्थ्य सभा संकल्प हुआ उसमें 65.6 में मात्र शिशु और छोटे बच्चों के पोषण से संदर्भित एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक्शन प्लान या व्यापक जो कार्यान्वयन योजना था उसका समर्थन किया गया था, जिसमें से 6 वैश्विक का एक जो है पूरा ग्रुप बनाया गया था। और पोषण संबंधी लक्ष्य जो है 2025 तक के लिए क्या बनाए गए थे वो देख लेते हैं हम, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप रख भी सकते हैं अपने पास लिख के कि यहां पर अचीव करना था कि 40% रिडक्शन करना है किसमें, जो नंबर्स हैं आपके चिल्ड्रन के जो 5 वर्ष से कम के हैं है ना, और जो स्टंटेड है। तो उसमें जो भी स्टंटिंग का जो डेटा था उसमें 40% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करना था। उसके बाद 50% रिडक्शन करना था एनीमिया से जो ग्रसित आपकी वुमेन्स है ना, जो ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव एज में है, प्रजनन आयु में है। उसके बाद जन्म के समय जो वजन में कमी होती है उसमें 30% तक की कमी लाना था। इसके बाद ये भी इंश्योर करना था कि बचपन में जो अधिक वजन वाले बच्चे हैं उनके आंकड़ों में किसी तरीके की ग्रोथ ना हो, वृद्धि ना हो। और फर्स्ट 6 मंथ में एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग की बात की गई है, अनन्य स्तनपान, उसकी दर को कम से कम 50% तक बढ़ाना भी था। और बचपन का जो आपका कुपोषण है ना, चाइल्डहुड वेस्टिंग जो है उसको भी कम करना था, 5% तक लाना था, 5% से कम करना था उसको, है ना। तो ये टारगेट्स आप रख सकते हैं अपने पास में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये आपका, ये भी हेल्थ में रख सकते हैं आप लोग। तो जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, उसने सपोर्ट विथ सपोर्ट फ्रॉम द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO की बात करें, यूएन की बॉडी है ये, ऑर्गेनाइज द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन द नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एक प्लान बनाया है कॉम्बैट करने के लिए, किससे, जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसके संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले बताया जा रहा है कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस जो वीक है, वाव जिसको बोला जाता है, हर वर्ष ये आपका आयोजित किया जाता है 18 से 24 नवंबर के बीच। और इस साल का जो आपका 2021 का मुख्य जो विषय था, जो थीम थी आपकी, वो क्या थी, जागरूकता फैलाओ और प्रतिरोध रोको, ठीक है। इट कॉल्स ऑन वन हेल्थ स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड द जनरल पब्लिक टू बी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस जो है आपका, है ना, कैंपेन वगैरह की बात की जा रही है, ठीक। तो इसका थीम आप याद रख सकते हैं, स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य वही है कि AMR का जो आपका प्रसार हो रहा है, जो प्रसारित हो रहा है उद्भव, तो उससे किस तरीके से उसको मिटिगेट किया जा सके, किस तरीके से उसको कम किया जा सके, उसके संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना है और वहां पर अपने कमिटमेंट को दिखाना है, ठीक है ना, प्रतिबद्धता को बढ़ाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि ये जो आपकी कार्यशाला जो यहां पर आयोजित की गई उसमें टेक्निकल सेशंस में मतलब टेक्निकल जो सेशंस है वो विटनेस्ड है डिस्कशन ऑन इंप्रूविंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ AMR। तो सबसे सीधी बात है इसकी समझ पर। उसके बाद रिव्यू सिस्टम यहां पर, ठीक है ना, थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग नॉलेज एंड एविडेंस थ्रू सर्विलियंस, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन थ्रू इफेक्टिव इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नॉर्मल सी चीज है यहां पर बिल्कुल। ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इन हेल्थ, एनिमल्स एंड फूड। प्रमोट करना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी, ताकि जो AMR से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर मोबिलाइज किया जा सके, R&D को प्रमोट किया जा सके, इनोवेशंस को लाया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया की लीडरशिप ऑन AMR। तो ये सारी चीजें वही है, सिर्फ लिखने की कला है, आप इसमें देखेंगे, है ना। AMR को संबोधित करने के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO की बात कर रहे हैं ये, उन्होंने भी AMR पर एक वैश्विक एक्शन प्लान के विकास का नेतृत्व किया और उसे 2015 में जो है वहां पर
क्या किया गया था, अनुमोदित भी किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2017 अप्रैल की बात करें तो इंडिया उन नेशंस में से है, उन प्रथम देशों में से एक है जिन्होंने लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर एएमआर 2017 से 21 के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तब से कई सारी एक्टिविटीज भी इस कार्य योजना के अंतर्गत देखी जा रही हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग है, एफओए है, उसके समर्थन से पशुधन क्षेत्र के लिए 2022 से 2025 के लिए ये जो आपका नैप है ना, वही है एंटी माइक्रोबियल जो है आपका, तो उसके संदर्भ में रिव्यू और उसमें अमेंडमेंट करने की भी योजना बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो है उसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें जो बेनिफिशियरीज या बोल लीजिए स्टेक होल्डर्स के संदर्भ में ये जो आपका एड्रेस किया गया है क्या कार्यशाला, उसमें राष्ट्रीय कार्य योजना के संशोधन को भी संबोधित किया गया है 2022 से 25 के लिए। उसमें पशुपालन क्षेत्र जो है उसके माध्यम से लागू होने वाली जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस एक्टिविटीज है उन पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब यहां पर एएमआर की बात करें और भारत में इसके नियंत्रण से संदर्भित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है। तो भारत जो जीवाणु संक्रमण में सबसे अधिक ग्रस्त वाले देशों में से एक है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड जो डेटा है यहां पर, तो प्रतिवर्ष 5 वर्ष या उससे कम आयु के जो अनुमानित 4,10,000 चिल्ड्रंस हैं वो निमोनिया से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और यहां पर सभी बच्चों की मृत्यु का लगभग 25% मामलों में निमोनिया ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए। आज भी भारत में कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें, कम्युनिकेबल भी होती है और नॉन कम्युनिकेबल भी होती है ना। बीच में देखा गया था कि एनसीडीज जो है उसमें भी बढ़ावा जो वृद्धि देखी जा रही है हमारे यहाँ 2015 के बाद से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और ये कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें तो उससे होने वाले मृत्यु दर जो है वो प्रति 1 लाख जो व्यक्ति हैं उस पर 417 है। इंपॉर्टेंट डेटा है, अपने पास रख सकते हैं आप इसको। और इसके बाद कॉन्सिक्वेंटली जो इंपैक्ट बता रहा है एएमआर का यहां पर बताया जा रहा है, इज लाइकली टू बी हायर इन द इंडियन सेटिंग। तो जो और अधिक इसका जो है प्रभाव जो है देखा जा सकता है, उसकी संभावना है। ये जो हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेके। इसके बाद एएमआर इसके बाद प्रतिरोध का जो उदय है, emergence of resistance is not only limited to the older and more frequently used classes of drugs, but there has also been a rapid increase in resistance to the newer and more expensive drugs like जो आपका कार्बापेनिम्स है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो ना केवल पुराने लोगों में या नहीं केवल उन लोगों पर ही नहीं डेवलप हो रहा है जो काफी समय से उसको ले रहे हैं, जो पुराने ओल्ड एज के लोग हैं, है ना। उसके बाद भी जो ड्रग्स भी ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं जो दवाओं का, वहीं तक वो सीमित नहीं है बल्कि नई जगह भी उसकी जो है दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। इसके बाद जो डेटा अवेलेबल है वो इंडिकेट कर रहा है राइजिंग रेट एएमआर रेगुलर जो है आपका इसमें वृद्धि देखी जा रही है और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति क्या है, चिंता का विषय है। यह भी बताया जा रहा है कि अक्रॉस मल्टीपल पैथोजेंस ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एट द नेशनल स्केल। तो ये है कि ये बढ़ता जा रहा है रेगुलर, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर टॉपिक है आधार 2.0 के संदर्भ में वर्कशॉप हुई है। अब आधार इसको भी पेपर 2 पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं हम। आपको पता है कि जो आधार है मेनली ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है और इससे जो भी बेनिफिशियरीज या गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है उसको ऑनलाइन जो है एक्सेस के थ्रू डिलीवर किया जा सकता है। तो गुड गवर्नेंस को ये आपके क्या करेगा, एंश्योर करेगा, बिल्कुल करेगा। और यहां पर संदर्भ क्या है, तो हमारे जो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में इनॉग्रेशन किया है 3 दिन के ये वर्कशॉप का, जिसका टाइटल है आधार 2.0 अशरिंग द नेक्स्ट एरा ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी एंड स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, इसमें ये जो है आपका आयोजित किया जा रहा है 23 नवंबर को, है ना, विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। तो ये तो कंटेक्स्ट हो गया। अब इसका की पॉइंट क्या है, तो इसमें क्या है, अब क्या करेंगे अगर इसके संदर्भ में अगर चर्चा हो रही, नॉर्मल भी हम सोचे तो यहां पर जो भी है इनोवेटिव नए विचारों को एम्बेडेड किया जाएगा, किस तरीके से और अच्छी तरीके से जो गवर्नमेंट है अपनी सर्विस डिलीवरी को क्या करे, एंश्योर करे, गुड गवर्नेंस को वहां पर क्या करे, मूर्त रूप प्रदान करे, यही सब चीजें तो होंगी। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि यहां पर विचार, सूचनाओं के आदान प्रदान, इंटेंसिव डिस्कशन को बढ़ावा दिया जाए और दुनिया भर में जो डिजिटल आइडेंटिटी है ना, उसके संदर्भ में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को उपयोग करके उसको डेवलप किया जा रहा है, उस पर चर्चा होगी। और इसके बारे में जो भी इससे संदर्भित स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में डिस्कशन करके अपने एक्सपीरियंस को वहां पर क्या करके साझा करके उनको जो है एक उत्कृष्ट अवसर जो है प्रदान किया जाएगा, है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर क्या क्या जो स्टेक होल्डर्स है वो आपको पता ही है कि भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, आइडेंटिटी अथॉरिटीज होगी, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज होगी
और यूटिलाइजिंग ऑथेंटिकेशन एंड ई केवाईसी सर्विसेज, आपने देखा होगा कि अब ई केवाईसी भी हो जाता है। इसमें प्रमुख थिंक टैंक भी हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के भी संदर्भ है यहाँ पर, एसएमईज फ्रॉम इंटरनेशनल डायस्पोरा, ऑर्गेनाइजेशंस इन सोशल एंड रेगुलेटरी, इस जो भी स्पेस है, संगठन है आपके, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसमें स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। अब 2.0 जो आपकी वर्कशॉप है उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या होगा। तो जो उन्होंने वहां पर घोषणा किया कि ये एक डिजिटल आइडेंटिटी और स्मार्ट गवर्नेंस का न्यू एरा है ना, आधार 2.0। तो इसमें और भी इनोवेशंस को एम्बेडेड किया जाएगा नवोन्मेष को, और फिर डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए ये एक मंच के रूप में कार्यरत रहेगा, और ये आपकी इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को प्रदान करेगा। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर फोकस किया गया है किसमें, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज में जो आधार से संदर्भित है, दैट कैन स्ट्रेंथन एंड सिंप्लीफाई इट्स सर्विस डिलीवरी। मैंने बोला शुरू में ही बताया आपको कि सर्विस डिलीवरी से डायरेक्टली रिलेटेड है आपका ये। इसके बाद आप देखेंगे इसके अलावा ये जो कार्यशाला है डिजिटल आईडी के विकास और उसमें किस तरीके के नए इनोवेशंस को एम्बेडेड करके परिवर्तन किया जा सकता है, उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। ये कार्यशाला जो है अधिक समावेशी प्रणालियों के रीस्ट्रक्चरिंग पर फोकस्ड है, ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर भी है, जो भविष्य में किस तरीके की इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। देखिए आधार अगर डिजिटल है, सारी डिजिटल अगर इंफॉर्मेशन कहीं पर स्टोर की जा रही है तो अभी डेटा ब्रीच की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो आने वाले टाइम पे ये समस्या भी हो सकती है ना, वो इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट कर सकता है और ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो उन समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भविष्य के जो आघात है सुरक्षा, उसके प्रति समाज को भी समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है उनको अवेयरनेस फैला के अधिक जो है उस संदर्भ में जागरूक भी किया जाएगा। अबाउट आधार की बात करें तो 12 डिजिट का आपका इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये आप लोगों को पता है, और इसे इशू किया गया था किसके अंतर्गत, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर जो है सर्व करता है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया, है ना। किसी भी जगह आप ऑनलाइन जो है अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं, है ना, वो आपका आइडेंटिटी का प्रूफ माना जाएगा और एड्रेस का भी, है ना। लेकिन कंपलसरी नहीं है बैंक्स वगैरह में, वो जो हमारी माननीय न्यायालय है उसने स्टक कर दिया है उसको कि ये जरूरी नहीं कि बैंक में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही लगाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, लिंग का हो, अगर और वो भारत का निवासी हो और अगर वो UIDAI का निर्धारित जो आपका डिसाइडेड सत्यापन प्रक्रिया उसको पूरा करता है तो वो आधार के लिए नामांकन कर सकता है। और इसके लिए जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति हैं उनको केवल एक बार नामांकन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कई नामांकन के मामले में देखा जाता है कि आधार नामांकन आईडी में से सिर्फ एक के लिए ही मान्य होता है, तो एक के लिए ही होता है, जबकि अन्य को डुप्लीकेट के रूप में खारिज कर दिया जाता है। अब एक ही होगा तभी तो जो आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पर उसको यूज किया जा सकेगा, वरना जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं वो तो आधार कार्ड अलग अलग बनवा के और उसका मिसयूज कर सकते हैं। भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नामांकन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट है और लाइफ टाइम के लिए ये वैलिड भी रहेगी। आधार नंबर जो है निवासियों को बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन, अन्य सरकारी और गैर सरकारी जो सर्विसेज है उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो भी सर्विसेज है उसको भी एक्सेस करने में, उसका लाभ उठाने में मदद करेगा। हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। न्यू कोविड-19 वेरिएंट है B.1.15.529 है। इसका कंटेक्स्ट ये है कि साउथ अफ्रीका में ये नया वेरिएंट पाया गया है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, या वहां के ऑफिशियल्स ने उसके संदर्भ में इसे चिंता का विषय बताया है। अब इसके बारे में क्या अलग है, तो ये न्यू वेरिएंट है। देखिए जैसे हम बर्ड फ्लू पढ़ते थे तो H और N स्ट्रेन है, तो H1N1 है ना, H2N2 है ना, H5N1 इस तरीके से आप सुनते थे, तो उसी तरीके की ये स्ट्रेन है आपके। तो ये नया जो है वेरिएंट यहाँ पर पाया गया है। तो ये जो है आपका साइंटिस्ट ने बोला है यहाँ पर, वैज्ञानिकों ने, कि ये जो आपका वेरिएंट है वो कैरी करेगा हाई नंबर ऑफ म्यूटेशंस इन इट्स स्पाइक प्रोटीन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उच्च संख्या में ये उत्परिवर्तन कर सकता है, तो ज्यादा खतरनाक है। विच प्लेज अ की रोल इन द वायरस एंट्री इनटू सेल्स इन द बॉडी, जो कि शरीर में कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि इट्स ऑल्सो व्हाट इज टारगेटेड बाय वैक्सीन, ये वही है जो टीकों द्वारा लक्षित है। अभी भी जो रिसर्चर्स हैं वो ये निर्धारित करने की कोशिश करें कि क्या ये पिछले वाले की तुलना में अधिक घातक है या संचरित है। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है, अभी इस पे फिर से वहां पर क्या
चल रही है, R&D चल रही है, देख रहे हैं कि ये ज्यादा खतरनाक है उससे कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ये SARS-CoV-2 वेरिएंट का जो है नामकरण किया गया है इसके बारे में आप देख लीजिएगा, है ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो ये एक बार देख जाइएगा आप लोग, और कहां पर सबसे पहले पाया गया है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कंटेक्चुअल पार्ट है। अब ये आया कहां से है, हम लोग इस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अभी तक स्पेकुलेशन है, देयर इज ओनली स्पेकुलेशन सो फॉर। एक साइंटिस्ट है जो आपके वन साइंटिस्ट एट द UCL जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट इन लंदन, उन्होंने बोला है कि इट लाइकली इवॉल्व ड्यूरिंग अ क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, पॉसिबली इन एन अनट्रीटेड HIV/AIDS पेशेंट। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि प्रतिरक्षा के संदर्भ में जो समझौते वाले व्यक्ति के पुराने संक्रमण के दौरान ये विकसित हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है, वहां पर भी एक एजम्पशन है कि जो अनुपचारित HIV/AIDS रोगियों में ये पाया गया था। साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो 8.2 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हैं HIV से, है ना, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेटा वहीं पर है। और ये बीटा वेरिएंट जो है ना, बीटा वेरिएंट इसको बोला जा रहा है, अ म्यूटेशन आइडेंटिफाइड last year in South Africa also may have come from an HIV infected person। तो ये उत्परिवर्तन भी जो है एक HIV संक्रमित व्यक्ति से आया हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अब वहां पर इम्यूनिटी उनकी वैसे भी कम होगी, अगर HIV है उनको, तो वो वैसे भी प्रोन है, सारे जो आपके कोई भी वायरस होगा तो उससे इन्फेक्ट होने में, इफेक्ट उनके ऊपर पड़ने में, इन्फेक्टेड होने में सबसे ज्यादा प्रोन उन्हीं को माना जाएगा, वंचित मान सकते हैं आप उन लोगों को। ये कितना व्यापक है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 25 जो आपका नवंबर 2021 है तब तक के डेटा के बारे में बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में 100 मामलों का पता चला है, और ये जो है वहां पर टेंशन का विषय बन गया है। प्रारंभिक जो PCR टेस्ट है उसके परिणाम से ये पता चला है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रोविंस है उसमें जोहान्सबर्ग भी शामिल है, और 24 नवंबर को तो 1100 नए केस मिले वहां पर, उसमें से 90% जो है पॉजिटिव रिपोर्ट है। ठीक है, ये वृद्धि अकेले नए संस्करण के कारण हुई थी। इसकी सूचना जो है एक जैव सूचना विज्ञान के प्रोफेसर है ट्यूलियो डी ओलिवेरा, उन्होंने दी है, जो दक्षिण अफ्रीका के जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जीन सीक्वेंसिंग जो है आपका, है ना, उसके संदर्भ में संस्थान चलाते हैं। अब बताइएगा ये जरा सा सीक्वेंसिंग क्या होता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत है या का आपका बायोटेक्नोलॉजी, और बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, ये रेगुलर आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन इसमें से। और ये कितना जो है चिंताजनक है, तो ये बताया जा रहा है कि ये तो कहना अभी जो है बिल्कुल कंक्लूजन नहीं है, अभी सब एजम्पशन ही है। तो WHO यहां पर बोल रहा है कि देयर आर फ्यूअर देन 100 होल जीनोमिक सीक्वेंसेस ऑफ द न्यू वेरिएंट अवेलेबल। 100 से भी कम संपूर्ण जीनोमिक अनुक्रम उपलब्ध है। तो इसका जो अध्ययन है उसको करने में जो है थोड़ा समय लगेगा, और समय के साथ साथ वर्तमान टीके इसके खिलाफ कितनी अच्छी काम कर रहे हैं, तो ये भाई टीका कितना कारगर है उसके संदर्भ में, तो सारी की सारी चीजें जो है अभी क्या है, अजम्पशन है, उस पे जो है R&D वगैरह चल रही है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ऐसा बोला जा रहा है। वायरस जो है हमेशा म्यूटेट होते रहते हैं ऑल द टाइम, विच द चेंजेस समटाइम्स मेकिंग द वायरस वीकर और समटाइम्स मेकिंग इट मोर एडेप्ट एट इवेडिंग एंटीबॉडीज एंड इन्फेक्टिंग ह्यूमंस। तो वायरस ऐसे होते हैं, कभी कभी कमजोर भी हो जाता है, और कभी कभी वो म्यूटेशन के कारण और जो है स्ट्रांग भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये एंटीबॉडी से बचने और मनुष्य को संक्रमित करने में अधिक कुशल भी हो जाता है ना, ये चीजें हैं यहाँ पर। इसके बाद WHO के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1948 में स्थापित किया गया था। और जो फाउंडर स्टेट्स आएंगे, है ना, कंट्री को ही स्टेट बोला जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स है आपका, यूनाइटेड किंगडम है, मैक्सिको है, फ्रांस है, ब्राजील है, और भी सब कोई है यहाँ पर, बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फाउंडर कंट्रीज यही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये UN के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, GS पेपर 3 से है ना, वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत भी आएगा ये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। ठीक है, तो इसका जो फेज 5 है उसको जो है 4 महीने की अवधि के लिए, यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए जो है एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके विस्तार को यहां पर क्या किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया। आप की पॉइंट्स देखेंगे तो दिसंबर 2021 से 22 जो है आपका 2022 मार्च, वहां तक के लिए चरण 5 जो है अब वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस योजना में 53344.52 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी, है ना, फूड सब्सिडी की बात कर रहे हैं। और ये हमेशा जो है ये विषय भी बना रहता है WTO के अंतर्गत, सब्सिडी का विवादास्पद। तो जो प्रधानमंत्री आपका गरीब कल्याण योजना है उसके चरण 5 में खाद्यान्न के मामले में कुल जो खर्च है लगभग 163 LMT होने की संभावना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि नया जो एडिशन है उसमें एक महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स है ना, जो अवयव है उसके महत्व, उसमें से एक का अभाव है। ठीक है, जो कि 2020 में था।
एनएफएसए के तहत कवर किए गए जो प्रत्येक परिवार है उनको प्रति माह 1 किलो दाल मुफ्त संबंधी योजना का ना होना। समझिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो 1 kg पल्सेस दिया जाता था पर मंथ टू ईच हाउस होल्ड कवर्ड अंडर द एनएफएसए। ये बताया जा रहा है यहां पर कि जो न्यू वर्जन है इसका वो लैक कर रहा है वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच वाज देयर इन 2020 प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना जो था अन्य योजना। तो जो फर्स्ट जो 1 किलो वहां पर 1 kg पल्सेस प्रदान की जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ, वो वहां पर बता रहे हैं कि ईच हाउस होल्ड कवर्ड अंडर द एनएफएसए। अब देखिएगा, अगर ये संदर्भ हो गया कि दाल के संदर्भ में अगर वो वहां पर एक्सेस नहीं कराया जाएगा तो वो सीधा प्रोटीन का सोर्स है जो आपके वेजेंस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, तो वो फिर से वही हेल्थ, वही पोषण, वही कुपोषण वाले साइकिल से संदर्भित हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आपका चरण है ना, फर्स्ट से फिफ्थ, उसमें लगभग जो है 2.60 जो है खर्च कर रही है सरकार, वो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था 26 मार्च 2020 को, है ना, अनाउंसमेंट के साथ, जो हमारा अनाउंसमेंट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उन्होंने ये प्रोग्राम इसलिए भी लाया था, उस समय आपने देखा होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसका बहुत ज्यादा जो है दंश देखने को मिला था, तो उसी के दौरान जो है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान राष्ट्र के नाम से अपने जो पहला संबोधन था उसमें ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले हिस्से की क्या किया था, घोषणा की थी। अब ये प्रोग्राम जो है ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो प्रायोरिटाइज किया जाएगा वो किसको, कि जो पुअरेस्ट सिटीजन है इंडिया के, उनको प्रोवाइड किया जाए ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। कैसे, पीडीएस के सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम से। इसमें प्रायोरिटाइज किया जाएगा हाउस होल्ड्स को, राशन कार्ड होल्डर्स को दिया जाएगा और उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंतर्गत। अब ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण है ना, जो पीएमजी जो ग्रामीण कल्याण अन्न योजना है आपकी, वो प्रोवाइड करेगा। इसके अंतर्गत क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो जिसके पास भी राशन कार्ड है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसमें प्रत्येक परिवार को 5 किलो चावल या गेहूं जो है ना, वो दिया जाएगा। क्षेत्रीय आहार के जो क्षेत्र रीजन्स के हिसाब से, कहीं पे चावल ज्यादा खाते हैं, कहीं पर जो है गेहूं ज्यादा खाते हैं, तो वो क्षेत्रीय आहार को जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, है ना, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसमें 1 किलो दाल भी प्रदान किया जाएगा। इस कल्याणकारी योजना का पैमाना जो है ये पूरी दुनिया में जो है इसको सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भी बनाता है। हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है चाइना के बाद। तो फेज 1 और फेज 2 जो है इस स्कीम का वो ऑपरेशनल है आपका अप्रैल से जून के बीच में और जुलाई से नवंबर के बीच में। इसीलिए जो है अब देखा जा रहा है कि दिसंबर जो है आपका अभी से लेके 2022 मार्च तक जो है 5वां फेज जो है लॉन्च किया गया है। थर्ड जो था आपका ऑपरेशनल था मई टू जून 2021 में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट जो हमारा फेज है यहाँ पर एमसीक्यू से रिलेटेड है और जो पहला एमसीक्यू है हमारा, ये आपका जो एमसीक्यू फ्रेम किया गया है, जो दोस्ती नामक आपका त्रिपक्षीय अभ्यास है, सैन्य अभ्यास ही है ये आपका, तो तटरक्षक बलों के बीच में किया जाता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो एक्सरसाइज है दोस्ती, इसको पहली बार जो है इनिशिएटिव लिया गया था 1991 में बिटवीन द इंडियन एंड मालदीव कोस्ट गार्ड। बिल्कुल ठीक है आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है ये कि इसका 12वां एडिशन जो है, जो द्विवार्षिक है ना, बाइएनियल लिखा गया है, ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है दोस्ती, है ना, इसमें इन्वॉल्व है इंडिया, मालदीव और नेपाल, इज अंडर वे इन द मालदीव्स। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो ये शुरुआत में जो ये इनिशिएटिव था, ये भारतीय और मालदीव जो कोस्ट गार्ड है ना, तटरक्षक बल है, उनके बीच में शुरू किया गया और इसमें बाद में जो शामिल हुआ है वो 2012 में हुआ है आपका श्रीलंका हुआ है। तो यहां पर गलत लिखा गया है नेपाल को, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला बिल्कुल सही है। और 2 को एलिमिनेट कर देते तो आंसर वैसे भी मिल जाता। तीसरा ये कि 2021 जो है वो मार्क करेगा 30 इयर्स सिंस दीज एक्सरसाइज वर फर्स्ट लॉन्च। तो बिल्कुल ठीक है, 91 से आप काउंट करेंगे तो वही हो जाएगा। तो आंसर आपका 1 and 3 ओनली हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें रिवर सिटीज अलायंस के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति जो श्री रमेश पोखरियाल जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है रिवर सिटीज अलायंस, तो यही गलत है यहाँ पर। इसको आपके जो रिवर
है ना, जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के संदर्भ में, वो कौन है आपके, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। उन्होंने रिवर सिटीज अलायंस को शुरू किया। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ये डेडिकेटेड है प्लेटफॉर्म रिवर सिटीज के लिए जो इंडिया में है, टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। तो आप देख रहे हैं जल प्रदूषण जो है वो कितना ज्यादा है, और जल प्रदूषण से ही बायो एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको आप लिंक कर सकते हैं यहां से। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है। तीसरा ये कि दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलायंस इन द वर्ल्ड symbolize the successful partnership of the two minister, Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है आपका। इसका आंसर आपका ओनली 2 और 3 हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।